दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। कुछ साथी कमेंट कर रहे थे कि कंप्यूटर पर कुछ वीडियो डालिए। देखिए, मैं तो कंप्यूटर का टीचर हूं नहीं, लेकिन मैं ये प्रयास कर सकता हूं कि आपका एग्ज़ाम पास करा दूंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और जो भी मैं कंप्यूटर का डालूँगा वीडियो उसको देखिए, तो कंप्यूटर में ज़रूर पास हो जाएंगे। ठीक है, और किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का सही तरीका यही है कि जितना आपको क्वेश्चन सही आ रहा है वही क्वेश्चन करिए। ज़्यादा क्वेश्चन करके आप माइनस में चले जाते हो। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे साथ एक लड़का था, वो DMRC का एग्ज़ाम था, तो मैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन करके आया था, 65 के आसपास में। ठीक है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और वो लगभग 58 के आसपास करके आया था, तो उसका सिलेक्शन हो गया। कहने का मतलब ये है, एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, आप जितना कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन सही करिए। ठीक है, अगर पेपर कठिन है तो सबके लिए कठिन होगा। ठीक है, और कहने का मतलब ये नहीं कि आप 10 क्वेश्चन करके आ जाइए फिर ये उम्मीद रखिए कि मैं पास हो जाऊंगा। अपने आप को इतना मेंटेन करके रखिए कि 75% से ऊपर करके आइए। उसमें कोई सस्पेंशन ही ना हो कि हम OBC में हैं या जनरल में हैं। कोई भी मेरिट बने, आप जनरल से ऊपर करके आओ, कोई भी मेरिट बने, या आप किसी भी कास्ट से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका पढ़ाई अच्छा है तो आप जनरल भी फाइट कर सकते हो। ठीक है, आइए अब देखते हैं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। देखिए, सबको पता है। ठीक है, तो मैं जो लगेगा मुझे कि इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। अपने प्रतिदिन के जीवन में कंप्यूटर के प्रभाव का अनुभव किया होगा। एयरलाइंस, रेलवे टिकट का आरक्षण, टेलीफोन, बिजली के बिलों का भुगतान और बैंकों से जमा हुए पैसा निकालना, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, मेडिकल डायग्नोसिस और वेदर फोरकास्टिंग आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर बहुत उपयोगी हैं। जब आप अपने विभाग से जुड़ेंगे, मतलब विद्युत विभाग से, तो उसमें भी अब काम धीरे धीरे कंप्यूटर पे हो गया है। ठीक है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। अतः बोलचाल की भाषा में इसे कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है, जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को तेज़ी के साथ कर सकता है। परंतु आज इसकी परिभाषा ही बदल गई है, क्योंकि अब कंप्यूटर का उपयोग केवल सिर्फ गणना तक सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्रों में हो रहा है। कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डाटा को एक्सेस करता है और एक विस्तृत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग के बाद उसे इंफॉर्मेशन में बदलता और आउटपुट रिजल्ट प्रस्तुत करता है। हमारी आवश्यकता के अनुसार डाटा एक्सेस, स्टोर और इन्हें मैनिपुलेट करता है। कंप्यूटर के प्रकार, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं देखते हैं। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, एनालॉग में आता है। डिजिटल देखते हैं। डिजिटल में आपका माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। याद रखिएगा, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर, ये सब डिजिटल में आते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, देखिए यहाँ नीचे लिखा है। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादातर चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर निरंतर डेटा वैल्यूज़ पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको दबाव या कुछ इस तरह की गणना करनी हो तो आप इस प्रकार की तकनीक का होना उपयोगी होगा। डिजिटल कंप्यूटर जो है, डिजिटल कंप्यूटर एक डिजिटल तकनीक पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कंप्यूटर है, जो आजकल व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है और पसंद किया जाता है। इस तरह के माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग करते हैं, जो डिजिटल और 1 सेकंड के लाखों निर्देशों की गणना और क्रियान्वयन करने के लिए सक्षम है। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए, माइक्रो
माइक्रो कंप्यूटर जो है प्रोसेसर बहुत छोटा होने के कारण इसे माइक्रो प्रोसेसर या डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर डिवाइस है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, नोटबुक, पीडीए इत्यादि। मिनी कंप्यूटर जो है, मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर छोटा किंतु माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर रीजनिंग भी लगाएंगे, रीजनिंग में ऐसे दे देगा अरेंज करने के लिए, तो माइक्रो सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा मिनी होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर छोटा किंतु माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होगा। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर डिवाइस है जिसे आमतौर पर व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइनिंग कंपनी में उपयोग किया जाता है। इसमें मेन फ्रेम देखते हैं, इसमें बड़ा प्रोसेसर और मल्टी यूजर डिवाइस है। मल्टी यूजर मतलब एक साथ कई लोग यूज कर सकते हैं। यूजर की संख्या मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। ये मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग डिवाइस है। इसका उपयोग ज़्यादातर मेट्रोलॉजी में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर प्रोसेसर अन्य कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़ा और प्रोसेसिंग क्षमता अन्य डिवाइसों की तुलना में सबसे अधिक। यह मल्टी यूजर सबसे तेज़ गणना करने वाला डिवाइस है जिसका उपयोग आमतौर पर गणना के उद्देश्य के लिए न्यूक्लियर साइंस से किया जाता है। क्रे पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का सुपर कंप्यूटर पी रैम 10,000 है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर देखते हैं। कंप्यूटर का एक प्रकार दोनों विशेषताओं डिजिटल एनालॉग के साथ आता है जिसे हाइब्रिड कहा जाता है और इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों की गणना करने की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर की विशेषताएं देखते हैं। स्पीड, काम तो आदमी करता है लेकिन स्पीड मेंटेन करना ज़्यादा मायने रखता है। तो इस कंप्यूटर क्यों उसका महत्व बढ़ गया, स्पीड ज़्यादा है उसकी, ठीक है। तो कंप्यूटर अधिक स्पीड के साथ किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है। यह किसी गणना को सेकंड से भी कम समय में कर सकता है। उस गणना को एक व्यक्ति घंटों में नहीं कर पाएगा। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि कंप्यूटर एक सेकंड के समय में 1 मिलियन या उससे अधिक निर्देशों को क्रियान्वित कर सकता है। एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करता है। बिना कोई गलती किए पूरी गणनाएं सही कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है और जिससे ये कभी कोई गलती नहीं करता और सभी गणनाओं में उसे एक्यूरेसी से गणना करता है। कंप्यूटर में कोई गलती तभी आ सकती है जब व्यक्ति द्वारा इनपुट किया हुआ निर्देश जो है गलत हो। डिलीजेंस, कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके कर सकता है। मशीन है, इसे किसी भी प्रकार की थकान नहीं होती, किसी कार्य को बिना किसी गलती के कर सकता है। कंप्यूटर की इस क्षमता की वजह से मानव कार्य में काफ़ी विकास हुआ है। स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, भंडारण क्षमता। कंप्यूटर चुंबकीय मीडिया पर बड़ी संख्या में डेटा जानकारी संग्रहित कर सकते हैं। कंप्यूटर में एक अंतर्निहित मेमोरी है जहां यह बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करता है। आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे फ्लॉपी, ऑप्टिकल डिस्क में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं जिसे आपके कंप्यूटर के बाहर रखा जा सकता है, ठीक है। वर्सेलिटी, कंप्यूटर बहुमुखी प्रतिभा वाला होता है। यह एक ही समय में कई कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए म्यूजिक प्ले करना और डॉक्यूमेंट को प्रतिरूपित करना, यहाँ तक कि आप एक पृष्ठ भी प्रिंट कर सकते हैं। पेरोल स्लिप तैयार करने के लिए आप कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। अगले क्षण इसे ये बहुत बेसिक था इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। आगे आपको जहाँ पे समझाने वाली चीज़ होगी थोड़ा स्लो चलेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग, देखिए अब कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग जो है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमें अपने दिन भर के कार्यों को सुचारू रूप से करने में मदद करता है, जैसे लेटर टाइपिंग, रिज्यूम बनाना आदि। स्वचालित रूप से स्पेलिंग, व्याकरण की गलतियों को ठीक करना। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं जिस पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार काम कर रहे हैं, क्योंकि आप फॉन्ट आकार का चयन कर सकते हैं।
फ़ॉन्ट का आकार घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट की भी सुविधा रहती है। बैंकिंग में वर्तमान समय में नेट बैंकिंग सबसे लोकप्रिय है। नेट बैंकिंग का उपयोग करके अधिकांश व्यक्ति अपना बैंकिंग कार्य करते हैं। आप आसानी से नेट बैंकिंग का उपयोग करके एक खाते से दूसरे खाते में पैसा स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। आप दैनिक लेन देन जो है कंप्यूटर की मदद से किए जा रहे हैं। इंटरनेट जो है, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर को भारत या विश्व के किसी स्थान से जोड़ सकते हैं। यह कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने की एक वैश्विक प्रणाली है, ग्लोबल सिस्टम, ठीक है। आरंभ में 1970 और 1980 के दशक में इंटरनेट के माध्यम से लाइब्रेरी की अपेक्षा अधिक प्रयोग कर सकते हैं। हॉस्पिटल वगैरह में आप देखेंगे कि रोगी के नाम, निदान आदि संबंधित रिकॉर्ड कंप्यूटर में संग्रहित होते हैं। एक क्लिक में डॉक्टरों की हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। डिजिटल वीडियो और ऑडियो कंपोजिशन, ठीक है। कम्युनिकेशन आप देख रहे हैं कि ईमेल हो गया और कंप्यूटर को लोगों चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, ईमेल, ई लर्निंग के माध्यम से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सभी प्रकार के उपयोगी पैकेज है। इसके माध्यम से आप डिजाइनिंग से संबंधित कार्य कर सकते हैं। वर्तमान समय में इसके माध्यम से किताबों के डिजाइन, ग्रीटिंग कार्ड, मैरिज कार्ड, ब्रोशर, मैगजीन आदि, ठीक है, संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन अब देखते हैं। नवीनतम IT गैजेट्स। पहले एक टेलीफोन का उपयोग करते समय आपको दूसरे व्यक्ति के साथ बात करने के लिए एक ही जगह पर बैठना पड़ता था, लेकिन आप अपने स्मार्टफोन के साथ कहीं भी यात्रा करते समय जहां चाहें वहां बैठकर बात कर सकते हैं। आजकल एक एंड्रॉयड ऐप गैजेट की दुनिया में क्रांति के लिए जाने जाते हैं। गैजेट एक छोटा उपकरण या डिवाइस जिसका एक विशिष्ट उपयोगी उद्देश्य है। कार्य गैजेट सामान्य तकनीक की तुलना में अधिक असामान्य और चतुराई से डिजाइन किए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर और उसके एप्लीकेशन का विकास, ठीक है। कंप्यूटर के इतिहास को मानव संस्कृति के उद्भव से जाना जाता है, क्योंकि व्यक्ति को गणना के रूप में जाना जाता है। वे उद्देश्य के लिए कुछ उपयोग करते हैं। कंकड़ पत्थर जैसे एक डिवाइस के रूप में रोमन का एबेकस पहला उपकरण है जिसका उपयोग गणना के लिए BC में किया गया था। AD में विभिन्न यांत्रिक उपकरणों की गणना ब्लैक्स पास्कल द्वारा पास्कलिन की तरह की गई थी। जोसेफ जैक्वार्ड एक शक्ति का आविष्कार किया था, जो कि पंच कार्ड उपयोग करके, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है, पढ़ लीजिएगा, ठीक। कंप्यूटर के जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन क्या है, जैसे अभी देखिए 5G आ गया है ना, तो G मीन्स हो गया जनरेशन, ठीक है। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर के जनरेशन देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो था वो 1945 से 1955। इस कंप्यूटर के प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था। अब यहाँ पे जो मतलब याद करने वाली चीज़ें हैं वो वैक्यूम ट्यूब। अगर पूछता है कि वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन का था कंप्यूटर, तो आप याद रखिएगा फर्स्ट जनरेशन का, ठीक है, जिसने कंप्यूटर को साकार कर गणना संभव किया, ठीक है। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक एप्लीकेशन के लिए किया जाता है और प्रोग्रामिंग मशीन स्तर भाषाओं जैसे IBM 701 ENIAC में किया जाता है, ठीक है। अब सेकेंड जनरेशन देखते हैं। सेकेंड जनरेशन जो है 1955 से 1964 है। इस कंप्यूटर के द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। अब यहाँ पे आपको याद करने वाली जो चीज़ है वो याद करना है कि सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। पूछेगा कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया था, सेकेंड में। अब वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, जिसने कंप्यूटर के आकार को थोड़ा छोटा एवं तेज कर दिया था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक एप्लीकेशन और वाणिज्यिक एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे IBM 7030, हैनवेल 400 आदि में किया जाता था।
थर्ड जनरेशन देखते हैं। थर्ड जनरेशन क्या है? थर्ड जनरेशन 1964 से 1974, इस कंप्यूटर में तृतीय जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का प्रयोग किया। पहले में क्या प्रयोग हुआ था? पहले में प्रयोग हुआ था वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। इस चीज़ का बहुत बड़ा रूल था। यहीं से समझिए कि कंप्यूटर एक कंप्यूटर बन गया। कहने का मतलब यह है, आईसी का बहुत बड़ा रूल था। ठीक है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जिससे ये तुलनात्मक, भरोसेमंद और तेज़ समझा गया। इस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक और इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोबोल, फॉर्ट्रन और बेसिक आदि किया गया था। फोर्थ जनरेशन देखते हैं 1975 से 1989। ठीक है, अब फोर्थ जनरेशन देखते हैं। कंप्यूटर की इस जनरेशन में तुलनात्मक रूप से बेहतर करने के लिए अंदर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था और यह आपके बीच कहीं भी पोर्टेबल होने के लिए सबसे विश्वसनीय और आकार में बहुत कम है। इस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक और इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन और नेटवर्क एप्लीकेशनों के लिए किया जाता था। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन जो है 1989 से टिल डेट मतलब होता है आज तक, जो अभी तक चलता आ रहा है। उन कंप्यूटरों का जनरेशन कंप्यूटरों को स्वचालित बुद्धिमत्ता दी गई है। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं, जहां वे अपने आईक्यू का भी उपयोग करें ताकि समस्या का समाधान हो सके। इस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी प्लस, जावा और पाइथन आदि का। अब देखिए, मैं बताऊं आपको, जब आप गूगल में कोई चीज़ सर्च करते होंगे, बुक्स या कोई चीज़ आपको फ्लिपकार्ट वगैरह से सर्च करना होगा, तो आप देखिएगा कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे, ठीक है, कहने का मतलब फ्लिपकार्ट, फेसबुक हो गया या गूगल पे भी कोई साइट सर्च करेंगे तो वो आपको बार बार कमांड देगा, मतलब वही चीज़ दिखाएगा। ठीक है, तो आप आदमी जब कोई चीज़ 3-4 बार देखता है तो फिर उसका मूड बदलता है, तो फिर आदमी खरीद लेता है। तो इस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, जब हम गैजेट्स को चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि ये एक विजेट के लिए अन्य नाम है। ठीक है, आईटी गैजेट्स और उसके एप्लीकेशन देख रहे हैं हम। जब हम गैजेट्स की चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि यह एक विजेट के लिए अन्य नाम है। ठीक है, यह उन कंप्यूटर प्रोग्रामों को संदर्भित करता है जो हर एक के लिए लॉन्च किए जाने के लिए स्वतंत्रता एप्लीकेशन की आवश्यकता के बिना सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन उनके बजाय एक ऐसे वातावरण में चलते हैं जो उनके गैजेट को पूरा प्रबंधन करता है। हम देखते हैं कि बाज़ार में उपलब्ध नवीनतम आईटी गैजेट्स हैं स्मार्ट वॉच, गूगल ग्लास, लैपटॉप, नोटबुक, पीडीए, ड्रोन कैमरा, पेन ड्राइव आदि। ठीक है, ये सब क्या है? आईटी गैजेट्स हैं। अब स्मार्ट वॉच जो है, स्मार्ट घड़ियाँ ऐप सभी तरह के डिजिटल मीडिया को चला सकती हैं, जैसे ऑडियो ट्रैक, ब्लूटूथ, फ़ोन पर रेडियो स्ट्रीमिंग। इसमें से अनेक घड़ी टच स्क्रीन होते हैं और आपको कैलकुलेटर, थर्मामीटर, कंपास आदि के कार्यों का उपयोग करने की सुविधा देता है। स्मार्ट घड़ियाँ आपके स्मार्टफोन की तरह हैं। इंटरनेट का उपयोग कर एक स्मार्ट घड़ी को पूरी क्षमता के लिए विभिन्न प्रकार के सक्षम हैं और मैसेज नोटिफिकेशन, जीपीएफ नेविगेशन, कैलेंडर, सिंक्रोनाइज आदि के हैं। निश्चित रूप से आपके फ़ोन के लिए एक ब्लूटूथ कनेक्शन का मतलब है कि आपकी घड़ी आपको कॉल करने, संदेश भेजने के लिए सहायक है। ये जो घड़ी है, मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने जब नौकरी लगी तो 10,000 की घड़ी लिया था, स्मार्ट वॉच, आज के 3 साल पहले। ठीक है, मौका है आपके पास भी स्मार्ट वॉच लेने का। गूगल ग्लास देखते हैं। गूगल ग्लास का पहनने का योग ध्वनि नियंत्रित एंड्रॉयड डिवाइस है जो एक जोड़ी चश्मा जैसे दिखता है। इसका उपयोग दृष्टि क्षेत्र में सीधे जानकारी प्रदर्शित करता है। गूगल ग्लास प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए दृष्टि, ऑडियो और स्थान आधारित इनपुट का उपयोग करके संवर्धित वास्तविक
का अनुभव कराता है। उदाहरण के लिए एक हवाई अड्डे में प्रवेश करने पर उपयोगकर्ता स्वचालित रूप से उड़ान की स्थिति जानकारी प्राप्त कर सकता है। उपयोगकर्ता डिवाइस को वॉइस कमांड और इसके फ्रेम पर स्थित टच पैड के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। पीडीए देखते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, पर्सनल डिजिट असिस्टेंट। पर्सनल डिजिट असिस्टेंट, ठीक है, पीडीए। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। हैंड हेल्ड मतलब हैंड मतलब हाथ, और हेल्ड जैसे हाथ में उसको ले सकें, तो वो कंटेंट, अपॉइंटमेंट, फाइल या प्रोग्राम जैसी जानकारी इकट्ठा करने में मदद करने के लिए आपके हाथ की हथेली में फिट बैठता है। पीडीए को पाम टॉप, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, पॉकेट कंप्यूटर के रूप में भी रिफ़र किया जाता है। अधिकांश पीडीए के इनपुट के लिए कीबोर्ड के बजाय पेन ड्राइव आधारित स्टाइलस का उपयोग किया जाता है। ड्रोन कैमरा सभी लोग देख रहे हैं इस समय। ड्रोन एक मानव रहित छोटे विमान जहाज के समान होता है, जो मानव नियंत्रण के बिना दृष्टि की रेखा से परे स्वायत्त रूप से नेविगेट कर सकता है। वजन कम करने के लिए अलग अलग हल्के मिश्रित पदार्थों का एक ड्रोन कैमरा बनाया जा रहा है, ठीक है। जीपीएस, गाइडेड मिसाइल, ग्लोबल प्रोजेसिंग सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, सेंसर आदि शामिल हैं। पेन ड्राइव कैमरा, सीधे शब्दों में कहें तो एक स्पाई पेन एक कैमरा सामान्य पेन है जिसमें छुपा हुआ है डिजिटल कैमरा अंदर छुपा हुआ है, और जिससे गुप्त वीडियो लेने की सुविधा मिलती है। अक्सर पेन को शर्ट की जेब में रखा जाता है और हाथ में पकड़ा जाता है। और टैबलेट पीसी, टैबलेट एक वायरलेस पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है जिसे टच स्क्रीन इंटरफेस है। टैबलेट आमतौर पर नोटबुक कंप्यूटर से छोटा होता है, लेकिन स्मार्टफोन से बड़ा होता है। आज टैबलेट का सबसे आम प्रकार का स्लेट शैली है, जैसे कि एप्पल का आईपैड, माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस या अमेज़न का किंडल फायर। बाहरी कीबोर्ड के अधिकांश स्लेट शैली की टैबलेट के लिए उपयोग करते हैं। यह कीबोर्ड के उपकरणों के लिए डॉकिंग स्टेशन के रूप में भी कार्य करते हैं। लैपटॉप एंड नोटपैड्स, नोटबुक एक बेहद हल्का निजी कंप्यूटर है। नोटबुक कंप्यूटर आमतौर पर यह 6 पाउंड से कम वजन का होता है और यह ब्रीफकेस में आसानी से फिट होने के लिए काफ़ी छोटा होता है। और नोटबुक कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिन्हें फ्लैट पैनल तकनीक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। लैपटॉप की मोटाई और वजन दोनों नोटबुक से आकार में कुछ बड़े होते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। हार्डवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट और फिजिकल टेजिबल टुकड़े जिसे हम देख या छू सकते हैं, मदरबोर्ड या एसएमपीएस, वीडियो, साउंड, रैम। सॉफ्टवेयर कई प्रकार के प्रोग्राम सेट करते हैं जो कंप्यूटर ये बताता है कि कैसे डाटा को प्रोसेस किया जाए। हार्डवेयर क्या होता है, जो चीज़ आपको दिख रहा है फिजिकल रूप में, ठीक है, वो आप उसको हार्डवेयर कहेंगे, छू सकते हैं जिसको, ठीक है। कंप्यूटर का एक फिजिकल भाग है जो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देश कार्य करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच बाउंड्री को फ्रेमवेयर कहते हैं और सॉफ्टवेयर के माध्यम से जुड़ी हुई है हार्डवेयर के अंतर्निहित है। अब देखते हैं कंप्यूटर प्रणाली में विभिन्न कार्यों के लिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स उपलब्ध हैं, कौन कौन से हैं। मदरबोर्ड, यह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है जो सीपीयू, मेन मेमोरी, अन्य पार्ट्स को एक्सपेंड कार्ड के लिए स्लॉट्स होता है, ठीक है। एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। यह अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करने में बदलता और पूरे कंप्यूटर को करंट प्रदान करता है। स्टोरेज कंट्रोल्स, IDES, CSI, अन्य प्रकार के स्टोरेज कंट्रोलर जो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, अन्य ड्राइव को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलर सीधे मदरबोर्ड या एक्सटेंशन कार्ड पर स्थित होते हैं। ग्राफिक्स कंट्रोलर या मॉनिटर के लिए आउटपुट प्रदान करता है।
सॉफ्टवेयर देखते हैं, यह कंप्यूटर के इंटेलिजेंस देता है। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जो है डेटा निर्देशों को संगठित संग्रह के लिए एक सामान्य शब्द है, जिसे अक्सर दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के बुनियादी गैर कार्य प्रदान करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में उपयोगकर्ता द्वारा विभिन्न विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, देखते हैं क्या है। सीपीयू, प्रोसेसिंग डिवाइस का अर्थ है कैलकुलेशन, कंपैरिजन एंड डिसीजन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है प्रोसेसिंग डिवाइस है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर की एक छोटी सी चिप होती है जो इनपुट यूनिट से इनपुट प्राप्त करता है और इनपुट को प्रोसेस करता है, फिर एक आउटपुट डिवाइस को आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, इसमें ALU, CU, MU मेमोरी यूनिट होता है। अब ALU क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, अर्थमेटिक लॉजिक्स यूनिट। ठीक है, यह कंप्यूटर प्रोसेसर CPU का हिस्सा है, जिसका उपयोग एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हेतु किया जाता है। यह एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU को आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है, AU अरिथमेटिक यूनिट और LU लॉजिक यूनिट। उदाहरण के लिए साधारण अरिथमेटिक ऑपरेशन है, जैसे प्लस माइनस, जो स्टार बना हुआ है उसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। डिवाइड को AU करता है, और लॉजिक ऑपरेशन ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब लॉजिक यूनिट। CU जो है कंट्रोल यूनिट का मुख्य रूप से जो भाग है, मुख्य बॉस की तरह कार्य करता है और प्रोसेसर की सभी गतिविधियों को संपादित करता है। कंप्यूटर के प्रयुक्त प्रोसेसर आंशिक रूप से सिलिकॉन से बना होता है और दूसरे शब्दों में डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MU मेमोरी यूनिट, ठीक। बस समझ लीजिए क्या होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक बस, जिसे डेटा हाईवे भी कहा जाता है, यह संचार प्रणाली है जो कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के बीच घटकों के बीच डेटा स्थानांतरित करता है। यह सभी संबंधित हार्डवेयर घटकों, तार, ऑप्टिकल फाइबर आदि को कवर करता है। प्रोसेसिंग के प्रकार, सीरियल प्रोसेसिंग, यह एक प्रकार का सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, फेड करें, डिकोड करें, एग्जीक्यूट करें। पैरेलल प्रोसेसिंग, एक ही समय में दो चीज़ें जैसे नेटवर्क सर्वर आ रहे, ठीक है। पाइपलाइन प्रोसेसिंग, एक तकनीक जहां प्रोसेसर अपना निर्देश प्रोसेस होने से पहले एक दूसरे को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, ठीक है, लेकिन एक बार में प्रोसेस के लिए जाने वाले निर्देशों की संख्या को बढ़ाता है। प्रोसेसर की स्पीड देखते हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर का सिस्टम का एक प्रमुख कंपोनेंट है जो यूजर के निर्देशों के अनुसार डेटा सूचना को प्रोसेस करता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का परफॉर्मेंस उसके प्रोसेसर कैपेबिलिटी पर अत्यधिक निर्भर करता है, जो किसी यूजर द्वारा किए गए निर्देशों को सेकंड में प्रोसेस कर सकता है, जो किसी मानव द्वारा घंटों बाद भी शायद हो पाए। यह एक सेकंड में 1 मिलियन से ज़्यादा प्रोसेस कर सकता है, जिसे MIPS कहते हैं, ठीक है। 8 बिट प्रोसेसर एक बार में 8 बिट्स को फॉर्म बाइनरी सिस्टम की तरह निष्पादित करता है, ठीक है। 16 बिट प्रोसेसर वाली बाइनरी सिस्टम के रूप में 16 बिट निष्पादित करता है। इस तरह प्रोसेसर के 8 बिट प्रोसेसर की तुलना में तेज़ और इसका अपने समय में बहुत कम उपयोग किया जाता है। 32 बिट देखते हैं। 32 बिट का प्रोसेसर एक बार में 32 बिट की निष्पादित करता है। इसका मतलब 16 बिट प्रोसेसर की तुलना में 2 गुना। आजकल सभी पर्सनल कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी गति काफ़ी पर्याप्त है। 64 बिट प्रोसेसर 64 बिट की निष्पादित करता है। इसका सर्वर और मिनी कंप्यूटर बल्क डेटा संभालने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए किया जाता है। अब कैश मेमोरी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। कैश मेमोरी प्रोसेसर और मेमोरी के बीच निहित है, यही पूछ देता है
कि प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी होती है, तो कैश मेमोरी याद रखिएगा। इसलिए कैश मेमोरी में मेमोरी की तुलना में कम पहुंच का समय और यह मुख्य मेमोरी से तेज़ होती है। यह कैश मेमोरी में 100 नैनोसेकंड का एक्सेस समय होता है और जबकि मुख्य मेमोरी में 700 ns का समय। ये याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। कैश मेमोरी में 100 ns होता है जबकि मेन मेमोरी में 700 ns का एक्सेस समय होता है, याद कर लीजिएगा इसको। कैश मेमोरी विभिन्न प्रकारों और चरणों में L1, L2, L3 आदि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में उपयोग की जाने वाली एक वर्चुअल मेमोरी है। यह CPU की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाती है, जिसे मुख्य मेमोरी और CPU के बीच रखा जाता है। यह मुख्य मेमोरी से तेज़ है। कैश मेमोरी एक प्रोग्राम के एक्सेस करने के लिए लगने वाला समय 15 से 25 नैनोसेकंड है, जो कि मुख्य मेमोरी में खर्च किए गए 25 नैनोसेकंड हैं, ठीक है। कैश मेमोरी में अंतर, लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी। इस प्रोसेसर का कोर के साथ बनाया जाता है और एकीकृत किया जाता है। यह स्टैटिक रैम में पाया जाता है, याद रखिएगा, यह स्टैटिक रैम में पाया जाता है। ज़्यादातर 128 किलोबाइट तक आता है, जो कि एक घड़ी की आवृत्ति पर ऑपरेशन करता है। आगे देखते हैं, यह एक लेवल कैश लेवल L1 से बड़ा होता है। अधिकतम 1024 किलोबाइट डेटा स्टोर करता है, जिसे रैम से ज़्यादा स्टोर एक साथ एक्सेस किया जाता है, ठीक है। लेवल 3 L3 कैश विशिष्ट मेमोरी है, जो कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए L1 से L2 हैंड इन हैंड काम करता है। L1, L2, L3 कैश मेमोरी प्रोसेसिंग यूनिट कैश सिस्टम के एक अन्य प्रकार के कैश हार्ड डिस्क के। अब देखते हैं इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, ठीक है। तो कीबोर्ड में आपको पता ही है कि लगभग 104 से 108 बटनें होती हैं, ठीक है। यह क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिए, आप देख लीजिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। माउस जो है, माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आज दोस्तों यहीं तक, नेक्स्ट शेयर करें अपने साथियों के साथ में, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें कि आज का वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया। धन्यवाद।